अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि जो है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है आपसे मिस ना हो। और इसके अलावा आप इसको शेयर भी करें ताकि जो है जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उनको तो फ़ायदा हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं भी हैं उनको भी इसकी अवेयरनेस हो और वो भी इस तरफ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, आके इन्वेस्ट करें और जैसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें। क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनका कहना ये होता है कि भाई स्टॉक मार्केट इज़ अ गोल्ड माइन। तो जाहिर है इसमें फिर आके हर किसी को जो है अपना बेनिफिट लेना चाहिए। और तो जो है इसके लिए ज़रूरी है आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और इसके साथ ही साथ जो है आप अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशित मलिक साहब की। उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक। सर, सबसे पहले तो जो है मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक़्त मार्केट में जो है थोड़ी-सी वो कहते हैं ना कि कभी मंदी होती है, कभी तेज़ी होती है, नरम-गरम सिलसिला चल रहा है। तो कब तक ये रहेगा और इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे बड़े कन्फ्यूज़ चल रहे हैं। किसी वक़्त उनके माइंड में आता है कि हम एग्ज़िट कर जाएँ और फिर जो है किसी वक़्त जो है वो इस वजह से भी परेशान होते हैं कि जो आइटम्स उनके पोर्टफोलियो में हैं वो उस वक़्त जो है उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जो है इस वक़्त क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? अभी आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं और आज की मार्केट को लेके क्या जो है अगर हम बताएँगे अपना एक ओवरव्यू, तो ये सारी बातों के ऊपर आप क्या कहेंगे? आज की मार्केट जो थी वो तकरीबन 810 पॉइंट से ओवरऑल डाउन रही है मार्केट। जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसी तरह से मार्केट भी चली है। आज मार्केट पहले प्लस हुई, फिर उसके बाद मार्केट माइनस, फिर वापस आई मार्केट, फिर मार्केट जो अल्टीमेटली माइनस में क्लोज हुई। अगर हम मार्केट को देखें तो जैसे मैंने कहा कि 0.72% मार्केट डाउन थी आज के दिन में 810 पॉइंट। और इस डाउन होने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो एंग्रो होल्डिंग्स का, एमटीएल का, एफएफसी का, बीएएचएल का और पीपीएल का था। सही। सिर्फ इन्होंने इस 430 पॉइंट्स डिक्लाइन किया, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट में आज भी काम अच्छा हुआ है। 23 बिलियन का रेडी मार्केट में काम हुआ है। डब्ल्यूटीएल वो वॉल्यूम लीडर था। तो ये है कि काम अभी भी अच्छा हो रहा है और मार्केट में एक्टिविटी जो है वो अभी भी हेल्दी है। अप डाउन होने के बावजूद भी एक्टिविटी हेल्दी है अभी भी। सही, बिल्कुल। पार्टिसिपेशन अच्छी है जी। सही। तो सर, इस वक़्त जो है थोड़ा-सा ऑयल सेक्टर, ऑयल गैस सेक्टर भी जो है थोड़ा-सा डाउन है। क्या वजह है? क्यों इसकी इसकी क्या रीज़निंग आपको लग रही है? ऑयल एंड गैस सेक्टर की रीजनिंग यही है कि वो ऑलरेडी काफी परफॉर्म कर चुका है और हुँ, मार्केट ने जो इतना परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों में उसमें, सही। और अच्छा, स्पेशली आखिरी साल में जो पिछले साल में, उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सेक्टर का। तो अब जरा जाहिर है जाके थोड़ा रुका है। हुँ, सही, बिल्कुल। जी सर, यहाँ पर सवालात आ गए हैं आपके लिए। बासित फ़ारूक, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा मलिक साहब, मिलर ट्रैक्टर के बारे में सवाल है कि मिलर ट्रैक्टर जो है ये, इसमें दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो उसको एफपीआर का नोटिस आ गया 18 बिलियन की पेमेंट का, जो पुराने झगड़े चल रहे हैं उसके।
और साथ ही आज इंफॉर्मेशन आई है कि उनका बिल्लत इक्विपमेंट से जो है ना मर्जर जो हुआ था वो कोर्ट ने अप्रूव कर दिया और उसके बदले वो शेयर जारी करेंगे और अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग है। तो उससे जाहिर है डिविडेंड की रिवाइवल हो जाएगी। जो फाइनेंशियल ईयर 24 का फाइनल डिविडेंड पे नहीं किया था और जो अभी भी पे होना चाहिए हाफ ईयर रिजल्ट पे एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस। तो इन दोनों खबरों के तनाजर में इसको क्या देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करेगा? जी, मिलर ट्रैक्टर का ये है कि वो ऑलरेडी काफी चल चुका था और मेरे ख्याल से अगर तो किसी के पास होल्डिंग थी और उसने उसको होल्ड करके रखा हुआ था फिर तो ठीक था, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी ने फ्रेश पोजीशंस लिए हैं इतने हाई रेट के ऊपर तो वो तो आई थिंक बेवकूफ़ी थी। और वो ये न्यूज़ का तो खैर इतना बड़ा इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये वन टाइम इम्पैक्ट आएगा, 18 बिलियन अगर उनको देने पड़ जाएंगे तो उसका वन टाइम इम्पैक्ट आएगा। यानी कि कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो नहीं है उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो स्टॉक जो है वो जाहिर है वो परफॉर्म इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी काफी चल चुका था और महंगा हो चुका था। और अगर किसी ने बड़े हाई रेट्स के ऊपर इसको लिया है तो ऑब्वियसली फिर उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। थोड़ा सा ऐसा टाइम बर्दाश्त करना होगा कि जिसमें रिटर्न शायद नहीं बनेगा और मे बी 1 से 2 साल तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और तब जाके ये 800-900 के बैरियर को मे बी ब्रेक करेगा। सही, तो अभी तक यही प्राइस है इसकी 650-700 डिविडेंड है जी और जी। इसी प्राइस पर। सही। जी जी, इसको होना भी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही, मैं आंसर कर चुका। सही। जी बहुत शुक्रिया बासित सर। जी एसके आप अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गदून टेक्सटाइल का जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा आया है, और आप क्या एडवाइस करते हैं कि गदून टेक्सटाइल इस रेट पे इस वक्त तकरीबन 300 के अंदर ही है गदून टेक्सटाइल, और 50 रुपीज जो है 6 मंथ की इसकी अर्निंग है, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और जी सर। हेलो। जी 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 सर। सर मेरा सवाल गदून टेक्सटाइल से रिलेटेड था कि गदून टेक्सटाइल जो है वो इस रेट पे सही है, इसकी अर्निंग काफी अच्छी आई है। टेक्सटाइल्स से रिलेटेड सवाल था। हाँ, मेरे ख्याल से गदून गदून टेक्सटाइल्स को देखा जा सकता है। आई थिंक इसको बाय किया जा सकता है जिस तरह का ये रिजल्ट दिखा रहा है। सही। जी, जी नेक्स्ट। अहमद, अहमद आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है, एक तो रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस सेक्टर, स्पेशली पीएसओ, ओजीडीसी और एसएनजीपी। ये अपनी जो मैक्सिमम प्राइस है वो हिट करके भी नीचे आए हुए हैं काफ़ी, और मोर सॉर्ट ऑफ साइडवेज एंड कंसोलिडेशन का फेज इनका चल रहा है। तो सर आपसे एक तो ये इसमें पूछना है कि आगे का क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म, कि क्या इनकी प्राइस में मजीद इंक्रीमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये यहीं पे कंसोलिडेट करते रहेंगे या डाउनवर्ड्स मूव करेंगे? एक क्वेश्चन ये था। दूसरा बीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, और इसकी बोर्ड मीटिंग भी आने वाली है, तो हम इसका डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पे थोड़ा सा अपने ओपिनियन दे दें। थैंक यू। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बीओपी का आंसर कर देता हूँ। मेरे ख्याल से बीओपी का आना चाहिए डिविडेंड। बाकी ये कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है एसएनजीपी वगैरह, एसएनजीपी और एसएसजीसी दोनों काफी नीचे आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये बाइंग रेंज में है। कोई जो है वो हालात जो है कोई डिफरेंट नहीं हुए, बल्कि बेहतर ही हुए हैं। गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस भी बढ़ा दी हैं फिर से, तो हालात जो है कुछ बुरे नहीं हुए। और पीएसओ, ओजीडीसी, एसएनजीपी, एसएचजीसी सब ऊपर जाएंगे। राइट सर, बीओपी का कितना डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
डिविडेंड ये तकरीबन जितना इसने लास्ट ईयर दिया था उतना ही आना चाहिए। राइट, थैंक यू सर। जी इस्माइल कुरैशी साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ना क्वेश्चन जरा टेक्निकल है। टेक्निकल इस तरह से है कि अभी जो एग्रो कारपोरेशन और दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन का दाऊद हरकुलिस में वो शिफ्ट हुई थी, तो हमें ना शेयर मिल गए थे एग्रो होल्डिंग के। लेकिन अभी तीसरी कंपनी आई है दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स लिमिटेड, एक शेयर उसका भी मिलने जा रहा है। क्या एग्जिस्टिंग जो एग्रो होल्डिंग के शेयर होल्डर हैं उन्हें मिलेगा, या जो दाऊद हरकुलिस का शेयर रखते थे उन्हें इसका दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स का लिमिटेड का शेयर मिलेगा? और सर ये मुझे इस प्राइस में ना अट्रैक्टिव भी लग रहा है। दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स ना अब वो 60s की रेंज में है। अगर ये दाऊद हरकुलिस वाला शेयर हमें 60s में मिलता है तो मेरे ख्याल है कि ये अट्रैक्टिव है इस प्राइस पे। दाऊद हरकुलिस वालों को मिलेगा शेयर, और ये है कि प्राइस का मतलब प्राइस का अट्रैक्टिव होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, और मेरे ख्याल से तो बस ठीक है। दाऊद हरकुलिस पार्टनर्स का जो है वो ठीक रेट है, वो तो एज पर फॉर्मूला रेट डिसाइड हुआ है उसमें। तो ये जी सर, दाऊद हरकुलिस अगर पहले 200 रुपए का होता था तो वो अब आपको 60 रुपए का मिल रहा है। ये इस तरह से नहीं है, ये तो एक फॉर्मूला था जिसके हिसाब से उसकी प्राइस इतनी हो गई है। और दाऊद हरकुलिस जो है वो दाऊद हरकुलिस वालों को ये मिलेगा। एंग्रो होल्डिंग्स अगर आपके पास है तो आपको तो ये मिलेगा भी नहीं। जी ठीक सर, ठीक हो गया सर। जी बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। अताउल्लाह, आप अपना सवाल कीजिए, और काइंडली बाकी मेंबर से मैं ये कहूंगी कि जिनके माइक्स ऑन है काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। ठीक है जी सर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अपना सवाल कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये हक्कों के हवाले से है। बाकी कंपनियां जो उसके मुकाबले में थी वो कहाँ से कहाँ चली गई, या जो उसके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गए थे तो शायद इसकी वजह होगी। पिछले क्वार्टर में तो उसने कोई डिविडेंड नहीं दी है। अभी क्या एक्सपेक्टेड है फर्दर इसके डिविडेंड के हवाले से और उसकी ग्रोथ के हवाले से? जी मेरे ख्याल से नादिया, पहले तो ये है कि आप माइक्स म्यूट कर दें सबके। मेरे ख्याल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने माइक ऑन किए हुए हैं, मैं सबके अब वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, और जिसके माइक खुले हुए होंगे मैं फिर उनको सॉरी माजरत के साथ मैं फिर उनको जो है प्रोग्राम से एग्जिट करवा दूंगी। तो प्लीज काइंडली अपने माइक्स का प्लीज आप लोग ख्याल रखें। ठीक है, माइक्स ऑफ रखें जी। हाँ, हप्को के ऊपर सवाल था। हप्को का ये है कि हप्को डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना कोई अच्छा नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इसके बहुत सारे, एक तो इसका प्लांट खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, फिर इसके बाकी के प्लांट्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिवाइज हुए हैं। तो नियर टर्म में जो है अगले 1 साल में 1.5 साल में डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना अच्छा नहीं रहेगा जैसे पहले होता था, उस तरह से नहीं आएगा डिविडेंड। लेकिन इसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म थोड़ा लेके होल्ड करने वाला स्टॉक है। जी जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जूम यूजर, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा रिसर्च पर किया था ये गनी केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में कि इनका एक तो अतार में आरपीयू जो कि अभी कमीशन हुआ है ऑक्सीजन, और वो इनके अच्छे स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है, स्टेबल हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट है। लेकिन अभी ये इसके अलावा अभी इनको आगरा से एक रिसर्च मिला था जिसका कल एक नोटिस आया था कि ये जिसमें गवर्नमेंट ने 25% अलाउ किया था कि गैस लेके प्राइवेट सेक्टर में बेची जा सकती, तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है माड़ी के साथ, शायद आपके साथ नजर में गुजरा होगा, ओजीडीसीएल्स के साथ। ये एक नया एवेन्यू है जिससे इन्होंने कहा कि 3.5 अरब की हमारी टॉप लाइन इंक्रीज होगी। फिर प्लस ये एक बहुत बड़ा स्टोरेज बना रहे हैं एलपीजी गैस का भी यहाँ फूल नगर में, लाहौर के करीब। तो इसके बड़े प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फिर मैंने कंपनी में मेरी वाकफियत से डिस्कस किया था, इनका 20 को वो कोर्ट केस भी लगा हुआ है
लास्ट डेट है, इसमें इनकी वो डिमर्जर वाली कहानी आ जाएगी मार्च में। ये 50% जो शेयर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर गनी वर्ल्ड के, जो कैल्शियम कार्बाइड का इनका प्लांट है। तो इसके अभी चूंकि रेट बहुत ज्यादा है, तो आपकी क्या एडवाइस है? इसको लेना चाहिए? इसका पोटेंशियल कितना है, कि कैसा है कंपनी का? क्योंकि बिजनेस बड़ा सॉलिड है, बड़ा सारे हॉस्पिटल्स के साथ इनके ऑक्सीजन की सप्लाई है पंजाब में, ईपीसीएल के साथ भी इनका एग्रीमेंट है। तो मैं आपकी एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि भाई किस रेट पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि अब तो ये काफी ऊपर चला गया है, और इसका पोटेंशियल क्या टारगेट? जी, इसके इसकी इसके प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, और इसके बारे में बातें भी अच्छी चल रही है मार्केट में, लोग इसको लेके पॉजिटिव ही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो इसको लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर डिप्स के ऊपर बाइंग करें तो ज्यादा सही रहेगा, और प्रॉपर मैक्सिमम बेनिफिट आप गेन कर पाएंगे। यानी कि 20 से नीचे नीचे 18 से 20 के बीच इसको जो है ना मेरे ख्याल से और इसको लेना 2-3 चाहिए। साल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो पोटेंशियल जी इसका आगे मटेरियलाइज होगा जी अर्निंग। जी जी बिल्कुल, होल्ड करके रखना चाहिए 2 साल क्या के लिए। किस टारगेट प्राइस से? जी जी। टारगेट प्राइस तो अभी जरा इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके इतने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर डीमर्जर भी हो रहा है कि एग्जैक्टली फिर वो नंबर ऑफ शेयर्स क्या बनेंगे और टारगेट प्राइस क्या बनेगी। लेकिन ये है कि इसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इसमें अच्छी जी जी। अपसाइड बनेगी। बस ये कि थोड़ा सा डिप्स के ऊपर बाइंग की जाए। हाँ, वो कामुलेशन वो तो इस फिर पड़े रहते शेयर पर, उसको रेट को तो नहीं इन्वेस्टिंग पर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, रियली। आप छुट्टी वाले दिन भी इतना टाइम निकालते हैं, मैं यूजुअली देखता हूँ बहुत कम मैंने ऐसा देखा कि लोग इतने डिवोशन से विदाउट प्राइसलेस, यानी कि ना, तो बहुत ज्यादा आप लोगों का इस मामले में कंट्रीब्यूशन है, और जज़ाकल्लाह। आप लोगों की हम दुआई दे सकते हैं और तो थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और ये आप लोगों की दुआएं ही बहुत ज़रूरी होती हैं, और जो है थैंक यू वंस अगेन। जी, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, मैं काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा अपने सवाल जो है थोड़े से जो है जल्दी कीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, बाकी लोगों को भी मौका मिले। जी नवीद, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा सवाल टाटा सीमेंट से रिलेटेड है। टाटा सीमेंट की मेरी 185 की बाइंग है, कल इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है, तो इसके शॉर्ट टर्म और ईयर एंड तक के अगर टारगेट प्राइस आप बता सकें, शुक्रिया। जी, आपकी आपकी बहुत अच्छी रेट के ऊपर बाइंग है, इसको होल्ड करके रखें। ईयर एंड का जो टारगेट होगा वो तकरीबन 250 तक होगा। जी, बहुत शुक्रिया नवीद। जी नुवैर, आप अपना सवाल कीजिए, और काइंडली जो लोग मैसेज में करें ना, मैसेज में प्लीज कोई सवाल नहीं करें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। आप इंटरैक्टिव सेशन है, माइक के थ्रू कीजिए। जी नुवैर। अस्सलाम सर। सर मेरा सवाल ये है कि क्या एंग्रो कादरपुर को इस टाइम बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका आज जो है बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुआ है ना। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि सर इसके भी जैसे वो एग्रीमेंट वगैरह टर्मिनेट तो नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ खत्म तो नहीं हुए हैं जैसे आपको कहा हुआ था। आई थिंक सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए, अभी ज्वाइन कर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, आपका सवाल हो गया। एक्चुअली में सर नशिद आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। आई आई थिंक उनके कुछ शायद नेट का कोई इशू चल रहा है। जैसे ही कनेक्ट होता है आपके सवाल का जवाब देते हैं। जो साहब पूछ रहे थे जी जी नुवैर, आप उनका अपना सवाल। सवाल दोबारा कर लीजिए प्लीज। जी नुवैर, आप अपना सवाल दोबारा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नुवैर, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये जी सर मेरा सवाल ये है कि क्या एंग्रो कादरपुर। जी हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि क्या इस
कि क्या एंग्रो को बाय करना गवर्नमेंट ने खत्म तो नहीं किया है, ये मेरा सवाल है सर। नहीं Thank you. गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि एंग्रो पावर जेन तो एक डिफरेंट टाइप का पावर प्लांट है, उसका ये करंट जो चल रहा है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाय कर सकते हैं आप, अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। ये इसका प्लांट खत्म नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं हो रहा। सही जी नुवैर, आपका कोई और सवाल है? अच्छा, वसीम आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी वालेकुम सलाम वसीम जी, सवाल कीजिए अपना। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि कोनूर पावर कंपनी के हवाले से कि इसकी टारगेट प्राइस कितनी होनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि सर टेक्सटाइल में जैसे कॉसम है, DSIL है, तो इनमें से बेहतर कौन सा है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए? जी, इनमें से तो कोई भी इतना कोई खास अच्छा नहीं है। तो सट्टे वाले स्टॉक्स आपने बताए, ये कॉसम और ये टाइप के, तो मेरे ख्याल से गदून टेक्सटाइल जैसे इन्होंने नाम लिया एक ऑडियंस मेंबर ने पहले, वो मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है। कोनूर का हवाले से सर पूछे पहले, उसका बता दें सर। कोहिनूर पावर का है मेरे ख्याल से, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जिनके टर्मिनेट हुए हैं ये उनमें से था। जी अच्छा सर, अब जो है ये अब ये नेक्स्ट कल तो जो है अब ये के बीच में एक हॉलीडे भी आ गई है। मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे को? क्या मार्केट को आप देख रहे हैं? क्या सजेस्ट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को? आप क्या स्ट्रैटेजी उनको रखनी चाहिए? तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से लोगों की यही होनी चाहिए कि डिप्स के ऊपर जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको डिप्स के ऊपर बाय करें, और ये है कि उनका वेट करें, उनको अच्छी प्राइस पे आने दें और फिर बाय करें, बजाय इसके कि आप बाय करके फिर वेट कर रहे हो कि स्टॉक जो है वो ट्रैक बैक करेगा। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सही। और सर आखिर में जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी वो भी बताएं। जी, टॉपिक्स जो है वो एक तो शबीर टाइल्स होगी, STCL, शबीर टाइल्स, सॉरी, हाँ। फिर ये है कि GT वायर, जनरल टायर्स, और EFU जनरल इंश्योरेंस, ये टॉपिक्स होंगी। सही। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और हमारे साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो मैं सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।